तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं YDSE। ठीक है, तो YDSE में क्या होता है कि दो स्लिट्स दी रहती हैं और हम लोग एक बीम ऑफ लाइट डालते हैं। ठीक है, दो स्लिट्स अपने पास दी हुई हैं, एक S1 दूसरी S2। ठीक है, कैपिटल D डिस्टेंस दूर एक स्क्रीन रखी हुई है और कहीं Y डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट P पे हम लोग को निकालना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करा थीटा एंगल पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगर बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, इस स्लिट से इस स्लिट में जाएगी, यहाँ पहुँचेगी, ये वाली लाइट जो है वो यहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये 90 डिग्री पे होगा। और देखिए क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा, और फिर ये वाला एंगल 90 हो जाएगा तो फिर ये 90 माइनस ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है तो फिर ये थीटा हो जाएगा। और फिर हम लोग देखें तो एक ट्रायंगल बन जाता है अपने पास इस टाइप का, 90 थीटा, ये डिस्टेंस अपने को स्मॉल डी दी हुई है, और तो फिर अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस है वो डी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। ये अगर डी साइन थीटा के बराबर आ गई है तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2P माइनस S1P। ठीक है, अब देखो ये S1P और इस पॉइंट को हम लोग M मान लेते हैं। S1P और MP की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S2 को क्या लिख सकते हैं, S2M प्लस MP माइनस S1P, ये लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। और क्योंकि MP की वैल्यू S1P के बराबर है तो ये काट दिया हम लोगों ने, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू S2M के बराबर आ गई। और S2M की वैल्यू क्या है, डी साइन थीटा है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग डी साइन थीटा लिख दिए सीधा। तो जनरली सिंपल सी बात है, YDSE कभी भी आए तो जो पार्ट डिफरेंस है उसको डी साइन थीटा आप लिख दीजिए। अब हम लोग को पता है कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, साइन थीटा क्योंकि बहुत छोटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली थीटा भी लिख सकते हैं और इसको अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डी टैन थीटा हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डी टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो डी वाई बाई डी हो जाएगा। और फिर जो वाई होगा ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू डी बाय डी। ठीक है, तो और इसमें एक और चीज़ आती है, अगर इसमें से ये तो अपने को आ गई कि मतलब पोजीशन ऑफ द, मतलब जो भी फ्रिंज हम लोग निकालेंगे अभी आगे जाके, अगर हम लोग से क्वेश्चन में पूछ लेगा कि एंगुलर पोजीशन बताओ, ठीक है, तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे कि जो डेल्टा एक्स है डी साइन थीटा के बराबर है ये। अब क्योंकि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी थीटा कर देंगे, और फिर थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डी कर देंगे। ये अपनी थीटा की वैल्यू एंगुलर पोजीशन हो जाएगी और ये वाली लीनियर पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, और अब हम लोग को देखा जाए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कॉस फाई की वैल्यू +1 और डेल्टा फाई की वैल्यू 0, मतलब 2n पाई। ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई की वैल्यू -1, डेल्टा फाई की वैल्यू 2n+1 पाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर 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 हम लोग को निकालना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये डिस्टेंस क्या होगा, वाई वाला। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, तो सिंपली वाई इंटू डी, ये वाई इंटू डी अपॉन डी, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय डी से कर दो। ठीक, तो
अगर हम लोग को निकालना है इससे, तो अपने पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू वाई डी बाई डी, मतलब कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और डी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स की डायरेक्ट ऐसे हम लोग को निकालना है तो ये निकाल सकते हैं। बट मेन बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग फ्रिंज विड्थ से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो दो सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो वो होता है लैम्डा डी बाई डी। डी ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द मतलब स्क्रीन का, और ये स्मॉल डी स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम लोग को वाई निकालना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू लैम्डा डी बाई डी हो जाएगी, ठीक है। लैम्डा डी बाई डी लिख सकते हैं उसको, और 2 लैम्डा डी बाई डी लिख सकते हैं, 3 लैम्डा डी बाई डी लिख सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो वाई की वैल्यू लैम्डा डी बाई टू डी, 3 लैम्डा डी बाई टू डी, 5 लैम्डा डी बाई टू डी, ऐसे हो जाएगी। इसी में एक केस आता है कि हम लोग से पूछ लेते हैं कि सेंट्रल जो है, जैसे कि यहाँ पे ये एक मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछ लेते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी कितनी विड्थ होगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मिनिमा निकालते हैं। फर्स्ट मिनिमा कब आ रहा है, फर्स्ट मिनिमा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वाई हम लोग ने निकाला, तो ये अपने पास ये आ रहा है, ठीक है। मतलब कि लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई टू डी ऊपर यहाँ पे कहीं होगा पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट आएगा, और लैम्डा डी बाई माइनस लैम्डा डी बाई टू डी नीचे आएगा, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब लैम्डा डी बाई टू डी, लैम्डा डी बाई टू डी, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अपने पास लैम्डा डी बाई डी जो है वो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ आ जाएगी अपने पास। अब बारी आती है इंटेंसिटी वेरिएशन, इंटेंसिटी वेरिएशन इन वाई डी एस ई, ठीक है। तो इंटेंसिटी की हम लोग ने एक एक्सप्रेशन निकाला था, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टी आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है। अब अगर हम लोग ने अज्यूम कर लेते हैं हम लोग ये, क्योंकि दोनों स्लिट्स जो दोनों स्लिट्स हैं उनकी विड्थ तो सेम है अपने पास, है ना। तो दोनों की इंटेंसिटी तो सेम रहेगी। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस टू आई नॉट कॉस फाइव, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i0 प्लस 2i0 कॉस फाइव, आई इज इक्वल्स टू 2i0 1 प्लस कॉस फाइव इक्वल्स टू 2i0 1 प्लस कॉस फाइव को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 5/2, तो ये 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर ये अपना एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर में है तो नेगेटिव साइड ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सिस में तो कोई ग्राफ होगा नहीं, और कॉस स्क्वायर है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और क्योंकि ये 5/2 है, क्योंकि एंगल 5/2 कर दिया गया है, तो जो ग्राफ है वो स्प्रेड कर जाएगा, नॉर्मल कॉस जैसा नहीं होगा। ये 0 पाई पे होगा, है ना। और इसका ये जो मैक्सिमम होगा वो 2 पाई पे आएगा। ये फिर दूसरा वाला जो होगा वो 5 पाई/2 पे आएगा। इसी तरह इस साइड पे भी -पाई, ये -2 पाई, ये -5 पाई/2। इसी से हम लोग फिर एक रिलेशन होता था अपने पास, डेल्टा 5/2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा से इस पोजीशन पे हम लोग मतलब निकाल सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा इस पॉइंट पे, है ना। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम लोग निकालें तो डेल्टा फाई की वैल्यू पाई रख दिया, पाई/2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, पाई से पाई कट गया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा/2, यहाँ पे लैम्डा/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा हो जाना चाहिए। अगर 5 पाई/2 की बात करें, 5 पाई/2 अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5/4, 5 लैम्डा/4 की वैल्यू डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसके नीचे 5 लैम्डा/4 हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में हम लोग को कैसे पूछ सकते हैं
कि एक पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी इंटरफेरेंस में, ये होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसकी हाफ है, मतलब कि 2I0 है। 2I तो फिर हम लोग सिंपली कर देंगे, 2I0 इज इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, और फिर ये 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 5/2, 1/√2 इज इक्वल्स टू कॉस 5/2, और फिर 5/2 की जो वैल्यू है वो π/4 के बराबर हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू π/2 के बराबर हो जाएगी, है ना, 5 की वैल्यू। अब जैसे 5 की वैल्यू हम लोग को पता चल गई, अब जैसे 5/2 आ जाएगा तो पूछ लेगा क्वेश्चन में कि इस टाइप के, इस पॉइंट पे किस टाइप का पाथ डिफरेंस होना चाहिए, तो हम लोग सिंपली डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा 5/2 पाई के हिसाब से निकाल लेंगे। ये डेल्टा 5 की वैल्यू π/2, फिर यहाँ 2 पाई, तो डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई तो कट गया, तो 1/4 आ जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4 आ जाएगा। पूछ लेगा कि मतलब इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर एक टाइप के क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो पार्ट डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए n लैम्डा होना चाहिए, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा की वैल्यू n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, और साइन थीटा फिर n लैम्डा बाई डी के बराबर होना चाहिए। और हम लोग को पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, तो n लैम्डा बाई डी की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। तो हम लोग फिर n की वैल्यू क्या क्या कह सकते हैं कि -d/λ और d/λ के बीच में होगी, मतलब कि अगर एक नंबर लाइन बनाया जाए -d/λ और फिर d/λ, ठीक है, तो जितना भी इनके बीच का, मतलब कि जो n है पूरा ये इतने नंबर ऑफ मैक्सिमाज होंगे, तो देखा जाए तो फिर n की वैल्यू क्या होगी, d/λ माइनस ऑफ -d/λ, ठीक है, +1, क्योंकि बीच में ज़ीरो भी तो आएगा, तो 2d/λ +1। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम लोग को दे दिया जाए, जैसे कि अगर d की वैल्यू जैसे अपने को 2λ दी हुई है, ठीक है, ये वाली d की वैल्यू 2λ दी हुई है, तो हम लोग d साइन थीटा बराबर n लैम्डा करेंगे, और फिर d की वैल्यू 2λ दी है, 2λ साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, साइन थीटा की वैल्यू n/2 आ गई। अब n/2 की वैल्यू -1 से +1 के बीच होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 2 से -2 के बीच होनी चाहिए, तो -2 और 2 के बीच में कितना होता है, -2 1, -2 -1 0 1 2, 1 2 3 4 5, तो 5 मैक्सिमा बन जाएंगे। इसी तरह मिनिमा के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। YDSC में एक और क्वेश्चन आता है कि कंट्रास्ट रेशियो, कंट्रास्ट रेशियो, ठीक है, कंट्रास्ट रेशियो कुछ नहीं है, बस आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो। आई मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम की वैल्यू क्या होती थी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये अपना कंट्रास्ट रेशियो हो जाता है। और फिर फ्रिंज विजिबिलिटी एक टर्म होता है, फ्रिंज विजिबिलिटी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग लिखते हैं आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन इंटू 100, ये फ्रिंज विजिबिलिटी होता है। और फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ये 100% हो, है ना। तो अगर I1 I2 की वैल्यू आई के बराबर है, मतलब √I1 आई मैक्स की वैल्यू अगर अगर दोनों I1 I2 बराबर हो जाएंगे, तो अपनी आई मैक्स की वैल्यू 4I0 के बराबर हो जाएगी, और आई मिनिमम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 4I0 माइनस 0
अपॉन 4I0 प्लस 0 इंटू 100, 4 से 4 कट गया, 100% फ्रिंज विजिबिलिटी आ जाएगी अपने पास। और एक और चीज़ है कि अगर जो पूरा YDSC का जो पूरा सेटअप है, जैसे कि ये पूरा YDSC का जो पूरा सेटअप है, इसको अगर म्यू डेंसिटी कि मीडियम में अगर हम लोग घुसा देंगे, है ना, ये पूरा सिस्टम लिया और किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया और फिर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, तो जो फ्रिंज विड्थ होती थी अपनी, जो बीटा होती थी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा, वो जो लैम्डा d/d होती थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो बीटा बाय म्यू के बराबर हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा वो। जो पहले अगर इतना था फ्रिंज विड्थ, तो वो और छोटा हो जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिकल पाथ का, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ में सिंपली ये जान लें कि अगर कोई लाइट रे ये ग्लास स्लैब से पास होती है और उस ग्लास स्लैब का जो डेंसिटी है वो म्यू दिया हुआ है और उसका जो लेंथ है वो d है, ठीक है, और रे जा रही है उससे, ठीक है, तो इसके जाने की वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा इसमें, और मान लो कि जैसे कोई यहाँ पे ऐसे जा रहा होता, ठीक है, कोई ऐसे नॉर्मल जो रे जा रही होती, ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं d μ-1, या तो अगर थिकनेस जो होती है ग्लास स्लैब की उसको अगर t मान लें तो उसको हम लोग t μ-1 लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ ग्लास स्लैब के अंदर से जो लाइट रे गई है उसके लिए जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो μ-t हो जाएगा, और जो बाहर से रे जा रही है उसके लिए t है, इतना डिस्टेंस, है ना, तो जो डेल्टा x है उसको हम लोग μt-t लिखते हैं, t μ-1, ठीक है। तो हम लोग सिंपली याद रखो कि कोई भी अगर ग्लास स्लैब या कोई ऐसे प्लास्टिक से जाएगा t थिकनेस का होगा तो t μ-1 उसमें पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और मान लो कि जैसे कि एक मीडियम μ1 है, दूसरा मीडियम μ2 है, ठीक है, और इनमें से लाइट रे यहाँ पे मीडियम ऐसे जाके मतलब यहाँ तक मीडियम है, ठीक है, फिर इसके बाद एयर आ जाती है, तो एक रे यहाँ से गई, एक रे यहाँ से गई, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का हम लोग को पूछा जाएगा कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो हम लोग लिख देंगे डेल्टा x इज इक्वल्स टू ये पूरी इतना जो डिस्टेंस है उसको t मान लेते हैं, t μ2 माइनस μ1। हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो μ2 है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन μ1 है, तो अगर μ1 बड़ा होता तो μ1 माइनस μ2 कर देते हैं। और अब YDSC में क्या होता है कि YDSC में अगर हम लोग एक केस आता है कि जैसे कि ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ठीक है, और इस वाले जो स्लिट है इसके सामने हम लोग एक प्लास्टिक का वो स्लैब रख देते हैं, कुछ थिन फिल्म रख देते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसके लिए मतलब डेल्टा x की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अब क्योंकि लाइट यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलेगी, तो देखो अब ग्लास स्लैब से जब पास करेगी लाइट तो उसको कम टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये तो एयर है तो इसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। इस वजह से ये जो लाइट होगी ना ये यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से जो लाइट होगी वो यहाँ पे जाएगी, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली लाइट के रास्ते में कोई स्लैब नहीं है तो ये जल्दी से कवर कर सकती है, और उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, क्योंकि इसके रास्ते में ग्लास स्लैब है तो ये कवर करेगा, ठीक है। तो जो पहले जो सेंट्रल अपना ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रहा था वो अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो अपने अब अलग हो जाएगी, है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले d sin थीटा थी, और ये स्लैब है ना, इसकी वजह से हम लोग को क्या पता था कि जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्या होता है, t μ-1 के बराबर होता है, तो इसको हम लोग t μ-1 के बराबर कर देंगे, ठीक है। और फिर साइन थीटा, अब क्योंकि
थीटा क्या है, ये सेंट्रल एंगल होता था थीटा, ठीक है। और साइन थीटा क्योंकि बहुत छोटा है तो उसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं, तो टेन थीटा लिख दो भैया, टी म्यू माइनस वन लिख दें। फिर टेन थीटा, ये डिस्टेंस डी होता था, ये वाई होता था, ये डिस्टेंस डी होता था। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगा वाई बाई डी इज इक्वल्स टू टी म्यू माइनस वन, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी म्यू माइनस वन डी बाई डी, मतलब कि इतने ऊपर जो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता था वो अब यहाँ पे बनेगा, मतलब ये था शिफ्ट, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो शिफ्ट है वो टी म्यू माइनस वन डी बाई डी हो जाएगा। मतलब कि जो मैक्सिमा यहाँ बन रहा था अब वो यहाँ बनेगा, उसके बाद फिर मतलब ऊपर नीचे सब चलता रहेगा उसके। और जैसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आप बताइए कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है, मतलब कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो बन गया, अब उसके अगला वाला ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये तो पता ही है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंट्रल मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए जो वाई का एक्सप्रेशन होता था लैम्डा डी बाई डी होता था पहले वाले के लिए। अब क्योंकि पहला वाला यहाँ बनता था, बट अब क्योंकि सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे आ गया तो पहले वाले को और ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग ये वाली चीज़ जो रहती है ना टी म्यू माइनस वन डी बाई डी ऐड कर देंगे। और अगर बोला जाएगा कि दूसरा वाला कहाँ बनेगा, मतलब कि इसके बाद कब बनेगा, है ना, मतलब कि यहाँ पे जैसे सेंट्रल ब्राइट बन गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बन गया, सेकंड ब्राइट कहाँ बनेगा, सेकंड ब्राइट बोला जाएगा तो यहाँ पे टू लगा देंगे। और इसी तरह अगर हम लोग को बोला जाएगा कि डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो हम लोग को ये पता है कि जो पहला डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, हम लोग को ये पता था कि पहला डार्क फ्रिंज जो बनेगा लैम्डा डी बाई टू डी पे रहेगा, बट क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये है लैम्डा डी बाई टू डी, बट क्योंकि यहाँ पे अब ग्लास स्लैब आ गया है तो टी म्यू माइनस वन डी बाई डी शिफ्ट हो जाएगा, टी म्यू माइनस वन डी बाई डी ऊपर शिफ्ट हो गया डार्क फ्रिंज भी। इसी तरह हम लोग थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ एट्थ मतलब जो सभी डार्क फ्रिंज निकालना हो, अगर जैसे मान लो कि इसके अगला वाला निकालना हो तो थ्री लैम्डा डी बाई टू डी प्लस टी म्यू माइनस वन डी बाई डी, ये आ जाएगा डार्क फ्रिंज, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये तो अपना फ्रिंज शिफ्ट आ गया। अब इसमें एक और होता है टर्म की नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस्ड, कितने फ्रिंज ऊपर खिसक गया, ठीक है। तो टोटल फ्रिंज शिफ्ट अपॉन, हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि फ्रिंज शिफ्ट अपॉन फ्रिंज विड्थ ऑफ वन फ्रिंज, है ना, जो कि फ्रिंज विड्थ के बराबर होता है। तो फ्रिंज शिफ्ट हम लोग को पता है टी म्यू माइनस वन डी बाई डी के बराबर है, और फ्रिंज विड्थ जो होता है क्या होता है लैम्डा डी बाई डी के बराबर है। ये तो लर्न ही करना था हम लोग को, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, रट लो इसको, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, रट लो इसको, भूलना नहीं है। डी बाई डी कैंसिल हो गया इससे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस की वैल्यू क्या आ गई, टी म्यू माइनस वन बाय लैम्डा, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस्ड की वैल्यू आ गई। तो अगर सिंपली बस हम लोग को मेन चीज़ तो याद रखनी है फ्रिंज विड्थ की, ये याद रखनी है। और फ्रिंज शिफ्ट को भी देखें तो लगभग सेम ही है, बस टी म्यू माइनस वन लैम्डा की जगह यहाँ पे टी म्यू माइनस वन आ गया है, बाकी सब लगभग सेम ही है। अपने पास YDSC में एक और केस आता है कि अगर जैसे कि ठीक है ये स्क्रीन है, पहले तो हम लोग लाइट रेस को ऐसे मतलब स्ट्रेट ले रहे थे, ठीक है। बट अगर हम लोग ये माने कि किसी एंगल पे है लाइट रेस, ठीक है,
एंगल पे आ रहा है। फिर ये सेंट्रल होता है, ये डिस्टेंस अपने को डी, स्मॉल डी दिया हुआ है। फिर ये जाके किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, ये थीटा है, ये वाला एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है। थीटा दिया क्या हुआ है कि अगर जैसे कि, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग को बोला जाए कि थीटा एंगल पे लाइट इंसिडेंट है, मतलब कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और क्योंकि ये 90 है तो फिर ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो एक अगर लाइन बनाएं, ये वाली लाइन अगर हम लोग बनाएं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग M ले लेते हैं, इसको N ले लेते हैं, और इसको Q ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि MP की जो वैल्यू है वो SP के बराबर है। MP की वैल्यू जो है वो SP के बराबर है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर S2P माइनस S1P हम लोग निकालें, ठीक है, तो S2P की जो वैल्यू है वो MP के बराबर है। S2P की जो वैल्यू है वो MP के बराबर है। तो S2P को हम लोग MP लिख सकते हैं और माइनस S1P लिख सकते हैं। और MP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MP को हम लोग लिख सकते हैं कि MS1 प्लस S1P माइनस S1P कैंसिल हो गया, तो MS1। ठीक है, ये अपना डेल्टा एक्स हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो MS1 क्या है, MS1 ये अपनों को दिया था कि ये वाला डिस्टेंस D है, ये थीटा है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है अपने पास। ठीक है, ये D दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो D साइन थीटा हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने पास D साइन थीटा आ गई। ठीक है, और D साइन थीटा की वैल्यू जो है, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, D साइन थीटा होता है ये डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस। और हम लोग ने YDSC में पढ़ा था कि जो ये फेस डिफरेंस होता है, हम लोग उसको, ये जो हाइट होती है y इंटू ये अपॉन ये जो डिस्टेंस होता है ये नीचे वाला, ये अपॉन ये। ठीक है, तो D साइन थीटा की वैल्यू हम लोग YD/D लिख देंगे, D कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे y/d हो जाएगी, और फिर y की वैल्यू D साइन थीटा आ जाएगी। मतलब कि अगर हम लोग थीटा एंगल पे इंसिडेंट करते हैं लाइट को, तो अपना जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो यहाँ पे था, y डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होगा, और उस y की वैल्यू है D साइन थीटा। D ये स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। और हाँ, यहाँ पे ये तुम सोच रहे होगे कि ये थीटा क्या हम लोग ये ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हो। क्वेश्चन में थीटा स्मॉल रहता है तो जनरली हम लोग इसको यहाँ पे थीटा अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थीटा यहाँ पे एंगल से लाइट आ रही है तो थीटा हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इंटरफेरेंस एट थिन फिल्म्स। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस मानते हैं, जो लाइट आएगी वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अपने पास एक थिन फिल्म है, उसका थिकनेस T है, उसका डेंसिटी म्यू है, और ये रेयरर है, ये डेंसर है। ठीक है, रेयरर है, वो डेंसर है, और अपने पास रे इंसिडेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसे गई
और वो थोड़ा सा ऐसे निकल गई। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे जब पहली बार स्ट्राइक हुआ रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। जब यहाँ पे स्ट्राइक करा तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे स्ट्राइक करा तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, मगर इसके बाद इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम रे 1, इसको रे 2 मान लेते हैं, इसको रे 3, इसको रे 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई जो रे होती है, ठीक है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे टकराती है, तो उसमें λ/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो रे 1 जो है, अगर रे 2 को हटा दें तो इसमें ओरिजिनल रे अगर ये थी, ये वाली ओरिजिनल रे थी, तो ये वाली जो 1 रे है, अगर ओरिजिनल रे को 0 मानते हैं तो 0 और 1 के बीच का जो डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, वो λ/2 हो गया है, ठीक है। और हम लोग को ये पता था कि जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो म्यू टी के बराबर होता है ना। कि जैसे कि अगर कोई एक स्लैब है, ठीक है, टी थिकनेस का, उसमें से अगर कोई लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो उसका जो इस लाइट का जो ऑप्टिकल पाथ है, वो ऑप्टिकल पाथ है वो, और इसका ये म्यू टी के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे म्यू जो है डेंसिटी ऑफ द स्लैब के बराबर है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो रे है ये स्लैब में जा रही है, तो एक बार अंदर गई तो इसका पार्ट डिफरेंस हुआ म्यू टी, फिर दोबारा यहाँ से एक बार दोबारा ऊपर जाएगा ये, तो एक और बार म्यू टी आएगा, ठीक है। तो जैसे 2 का जो होगा, पहले म्यू टी आया इसकी वजह से, फिर ये दोबारा ऊपर गया तो इसकी वजह से एक और बार म्यू टी, और क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो यहाँ पे फिर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो अपने पास जो पार्ट डिफरेंस ऑफ, अगर 0 और 2 के बीच का पार्ट डिफरेंस निकालें तो वो 2 म्यू टी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 1 और 2 के बीच का पाथ डिफरेंस निकालें, 1 का तो हम लोग को पता था कि λ/2 हो गया था, क्योंकि रेयर से डेंसर पे टकरा रहा है, तो जब डेंसर पे टकराता है तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम लोग डेल्टा एक्स बिटवीन 2 एंड 1 देखें तो वो 2 म्यू टी माइनस λ/2 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग 3 का देखें, अगर पार्ट डिफरेंस, 3 का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यू टी, क्योंकि एक ही बार वो स्लैब में जा रहा है, म्यू टी हो गया। और फिर 4 वाले का देखो, म्यू टी प्लस म्यू टी प्लस म्यू टी, 3 म्यू टी, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस निकालें तो वो 3 म्यू टी माइनस म्यू टी के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 2 म्यू टी हो जाएगा, ठीक है। और इसी में जैसे कि पूछा जाए कि अ, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि बोल दिया जाए कि इन दोनों रेस के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन बताओ, तो हम लोग को पता था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कभी भी होगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और अगर डिस्ट्रक्टिव पूछेगा तो वो 2n+1 λ/2 के बराबर होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। और अगर 3 और 4 के बीच में पूछेगा, है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n+1 λ/2। अब जैसे इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो इसमें ऐसा पूछ सकता है कि जैसे कि हम क्वेश्चन बताते हैं कि मिनिमम थिकनेस, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फिल्म विच हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.33 विच रिफ्लेक्ट्स 600 नैनोमीटर लाइट विल बी, ठीक है। तो इसमें कैच करने वाली बात क्या है कि अपने को थिकनेस पता लगानी है, ठीक है। और बोला गया है कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है 600 नैनोमीटर की लाइट, मतलब 600 नैनोमीटर की लाइट अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, तभी तो हम लोग को 600 नैनोमीटर वाली लाइट दिख रही है। तो हम लोग ये जो 1 और 2 वाली जो रे है, इनका हम लोग निकालेंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है। और इस पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बराबर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर, जैसे कि अब म्यू की वैल्यू हम लोग को 4/3
1.33 है ना, दिया हुआ है। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 600 नैनोमीटर। और बोला क्या है कि हम लोग को फाइंड करना है मिनिमम थिकनेस, ठीक है, ताकि मतलब हम लोग को 600 नैनोमीटर की लाइट दिख जाए, है ना। तो 600 नैनोमीटर की लाइट दिख रही है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन थी 1 और 2 में, ये एन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर एन लैम्डा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, 1 और 2 के बीच का फेज डिफरेंस। तो और एन की वैल्यू हम लोग ज़ीरो डाल दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ही हम लोग देख लेंगे कब हो रहा है। तो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर ज़ीरो। एन की वैल्यू ज़ीरो है तो फिर लैम्डा बाई 2 को इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा। तो फिर टी की वैल्यू लैम्डा बाय 4 म्यू, और फिर टी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू तो 600 है नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर अपॉन 4 इंटू 4/3, ठीक है। तो 1800/16, तो ये 900/8, तो 900/8 नैनोमीटर थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए ताकि 600 नैनोमीटर की लाइट रिफ्लेक्ट कर सके। तो इसी के साथ हम लोग का पूरा डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन क्या, YDSC का इंटरफेरेंस पूरा ख़त्म हो जाता है।